ये हैं जी मोनूमेंट पे ये देख रहे हैं माउंट पुचुन। ये ओस्लो का सेंट्रल स्टेशन है और यहाँ का मशहूर टाइगर है। मैं आपको नॉर्वे से वेलकम करता हूँ। नॉर्वे का आया हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ का रॉयल पैलेस है। मैं आपको नोबेल प्राइज की बिल्डिंग से खुशामदीद करता हूँ। पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये नोबेल प्राइज की बिल्डिंग है। मैं नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो जो है उसकी बहुत अहम जगह से आपको एक मतलब फिर वेलकम करता हूँ। मैं आप मेरे पीछे जो 3 बिल्डिंग्स देख रही हैं, मैं दुनिया के सबसे बड़े स्कल्पचर यानी मुजस्समों के पार्क से आपको वेलकम करता हूँ। मैं आपको नॉर्वे से वेलकम करता हूँ। नॉर्वे का आया हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ का रॉयल पैलेस है। यहाँ पे इनकी रॉयल फैमिली होती है। ये जो पैलेस जो है तकरीबन आप कह सकते हैं 100 साल पुराना पैलेस है और यहाँ की जो रॉयल फैमिली जो है इनका ताल्लुक डेनमार्क से है। वैसे नॉर्वे की तारीख जो काफ़ी पुरानी तारीख है। यहाँ पे अगर जब भी आप वाइकिंग का नाम सुनते हैं, अभी वर्ल्ड कप वगैरह भी होगा जहाँ पे नॉर्वे की टीम जो है सारे लोग जो थे वो जब बोट वाइकिंग की बोट वगैरह चला रहे थे ना, वो काफ़ी मशहूर हुआ है। वो उनका ताल्लुक स्कैंडिनेविया से आता है। थोड़ी सी आपको वाइकिंग के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ। वाइकिंग जो है थे वो यहाँ के बड़े वॉरियर वगैरह थे। ये जाते थे एक्सपेडिशन के ऊपर, बोट्स के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। ख़ास तौर पर ज़्यादा आप जाते थे यूरोप के अंदर, आइसलैंड आप देख सकते हैं और नॉर्दर्न इंग्लैंड जो है वो सारा वाइकिंग ने जाके बसाया। यहाँ जहाँ जाते काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग थे, ट्रेड के लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी। वहाँ ने अपने टाउन वगैरह बनाए हुए थे। ये थोड़ी वाइकिंग थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ कि वाइकिंग वो नहीं थे कोई बहुत मतलब लड़ाई करने वाले थे। ये ट्रेडर थे, एक्सपेडिशन के लिए जाते होते थे। थोड़ी इनकी सारी हिस्ट्री ये है। उसके बाद हुआ था कि 1000 साल पहले के नॉर्वे का जो किंग था इसने सारे वाइकिंग को शिकस्त दी और एक स्टेट बनाई मुकम्मल तौर पे इकट्ठा करके। जिस तरह हमारे इलाकों के अंदर भी आप देख सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ छोटे छोटे है थे कबीले थे, उनको इकट्ठा किया गया। तो यहाँ भी ऐसा ही मामला होते थे, पूरी दुनिया में ऐसे मामला ही होते थे। उनको इकट्ठा करके कैसे किया गया, नॉर्वे का किंग जो इन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद यहाँ पर हुई ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जो है वो चूहों से फैली थी, जिससे वो होता जगह स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट बनते थे, अंदर जो ब्लड जो था उसके जरासीम वगैरह होते थे, जिससे यहाँ की पॉपुलेशन में बहुत कमी हुई। सिर्फ नॉर्वे के अंदर नहीं, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया के मुल्कों में आप कह सकते हैं अराउंड 7 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक लोगों की जान काफ़ी गई थी। रफ एस्टिमेट के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग यूरोप के अंदर मरे थे, उसमें नॉर्वे काफ़ी लोग मरे थे। उसके बाद फिर नॉर्वे वगैरह ने किया था कि यहाँ के अपने आप इकट्ठे हो गए थे स्वीडन के साथ और डेनमार्क के साथ, अपने कहते हैं यूनियन कर ली थी। उसके बाद जब यूनियन को अलहदा किया इन्होंने तो अपना इन्होंने कहा कि यहाँ पे मोनार्की होनी चाहिए, यानी बादशाहत होनी चाहिए। तो इन्होंने जो किंग जो था डेनमार्क के किंग को कहा कि वो यहाँ पे आके भी नॉर्वे को भी अपनी किंगशिप के अंदर ले लें। डेनमार्क के किंग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस वक्त जो यहाँ की जो रॉयल फैमिली जो है उनका जो ओरिजिन जो है, जो ब्लड लाइन जो है उसका ताल्लुक डेनमार्क के, लेकिन अपने को नॉर्वेजियन कहते हैं, उन्होंने नॉर्वेजियन नेम रख लिए हुए हैं। सारा कुछ मामला इस तरह के हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम है। रॉयल फैमिली सिर्फ नाम की रखी हुई है, सिर्फ वैसे दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जमहूरी सिस्टम है और रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ के साथ एग्जाम्पल दे दो कि नॉर्वे का जो इस वक्त क्राउन प्रिंस जो है उसका बेटा जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम है, स्टेप सन जो है सही उसकी बीवी का पहले का बेटा है, पहले ब्याह किया होना भाई, तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम है को सेक्सुअल की लड़की के साथ औरतों को सेक्सुअल इल्ज़ाम उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, जो मामला की है उसके ऊपर उसको उन्होंने 4 साल की सज़ा दी है, जिसकी वो जेल जा रहा है इस मामला के ऊपर। यहाँ ये होती है रॉयल फैमिली। वो ये नहीं देखते भाई आपका ताल्लुक भट्टो फैमिली से है, शरीफ फैमिली से है या किस फैमिली से है। जिस तरह इंडिया के अंदर मामला भी ऐसे होते हैं हमारे मुल्क में, वो ये चीज़ नहीं देखते। इसलिए हम यहाँ पर आना चाहते हैं। ये वन ऑफ द रीज़न है। ये नहीं कि यह बड़ा परफेक्ट कंट्री है, यहाँ पे जुर्म नहीं होते। जुर्म हर जगह होते हैं कि रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा दुनिया में जितना भी अच्छा मुल्क क्यों ना वो कायम नहीं रह सकता। यहाँ पे ज़बरदस्त बात है। एक और बात थोड़ी फ़नी ऐड करता हूँ। यहाँ की एक जो प्रिंसेस जो है उसने जाकर किसी वो इंडियन से जो अफ्रीका से शादी करके थे, इनकी सारी ब्लड लाइन खराब कर दी है। तो उसके ऊपर भी उसको हटा दिया। वो इतने खुश नहीं है इस बात के ऊपर, लेकिन है ना अपनी मर्जी है। वो ये नहीं देखते कि कौन सा मदहब है, कौन सा रंग है। एक ये भी एक यहाँ का एलिमेंट अपनी जगह पर है। तो ये पैलेस जो पहले बताया कि 100 ईयर और कहते हैं ये पैलेस है और ये की फैमिली वगैरह है। नॉर्वे जो है वैसे डेमोक्रेसी है यहाँ की, आप कहते हैं यहाँ पे ऑयल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्वे के अंदर, इसलिए यहाँ बड़े अमीर हैं। यहाँ पे 1960s के बाद बहुत अमीर हुए हैं। यहाँ की सालमन फ़िश जो है दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है। जो दुनिया के जो टॉप जो है नंबर 1 के जो सालमन फ़िश जाती है, जो आप खुद भी खानी चाहिए, आपकी सेक्शुअल लाइफ से भी अच्छी है, सेहत के लिए अच्छी है। सिर्फ सालमन फ़िश खाया करें स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप। तो यहाँ नॉर्वे की नंबर 1 सालमन फ़िश होती है। और यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको और बात बता दूँ कि जो नोबेल प्राइज़ है वो भी आगे जब बताऊँगा सारी चीज़ दिखाता रहूँगा, हल्का बता दूँगा। नोबेल प्राइज़ का यहाँ पे ही होता है सिस्टम। थोड़ा सा आपको हल्का दिखा दूँ मैं ये आपके पीछे से। जब नॉर्वे का मैच वगैरह हो रहा था कहते हैं, जब सारे इकट्ठे हुए तो यहाँ सारे यहाँ क्राउड यहाँ इकट्ठा होया हुआ था पीछे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारा रास्ता जाता है कहते हैं यहाँ के सेंट्रल स्टेशन जो है, यहाँ का रेलवे स्टेशन का सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ पर सारा जाता है सर। ये थोड़ा बता दूँ, मैं आगे भी थोड़ा दिखाता रहूँगा। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। वैसे तो ऑनलाइन सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हल्की फुल्की स्टाइल के अंदर थोड़े से हिस्ट्री लेसन थोड़ा बताने की कोशिश करता रहूँगा। आगे आपको ले जाता रहूँगा, थोड़ा साथ साथ दिखाता रहूँगा। मैं आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये यहाँ मैं ऊपर आए, ये रॉयल पैलेस की बैक साइड है।
मैं आपको नोबेल प्राइज़ की बिल्डिंग से खुशामदीद करता हूँ। पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये नोबेल प्राइज़ की बिल्डिंग है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ से नोबेल प्राइज़ वगैरह मिलते हैं। मलाला को भी यहाँ से मिला था, काफ़ी लोगों को यहाँ से नोबेल प्राइज़ वगैरह मिल चुके हुए हैं। नेल्सन मंडेला का कोट भी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर, यहाँ पे आप कैसे उसके अल्फाज लिखे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी मैं ब्रीफ हिस्ट्री बताने की थोड़ी कोशिश करता हूँ कि नोबेल प्राइज़ का जो नाम जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम के ऊपर है, वो स्वीडिश सिटीज़न आया था। ये वही शख्स था जिसने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। डायनामाइट वही जो बमिंग वगैरह इस्तेमाल होता है, उससे काफ़ी लोगों की जान गई थी। उस बात की उसने काफ़ी गिल्टी महसूस किया। उसने कहा कि उसे कहा मैं कसूरवार लोगों की जान वगैरह जाती है। इस बात के ऊपर उसने कहा, उसे अपनी 1895 में 1895 में एक विल की, यानी अपनी विल लिखी थी, वसीयत लिखी उसने अपनी कि अब मेरी सारी की सारी दौलत जो है इंसानी के लिए वक़्फ़ कर दी उसने। इस बात के ऊपर गिल्टी महसूस करता था इस बात के ऊपर। लेकिन अब बात सवाल ये था कि उसका ताल्लुक स्वीडन से आता, तो फिर नोबेल प्राइज़ यहाँ से क्यों मिलता है? उसकी वजह यह है कि पहले नॉर्वे और स्वीडन जो आए थे वो इकट्ठे आए थे। उसके बाद जब डिवाइड वगैरह हुए, अलग वगैरह हुए, तो उसने कहा केमिस्ट्री, मैथ, साइंस वगैरह जो होगी वो अवार्ड स्वीडन में मिला करेंगे, लेकिन नोबेल प्राइज़ जो है वो नॉर्वे में मिलेगा। उसकी वजह ये थी कि पॉलिटिकली तौर पे नॉर्वे जो इंडिपेंडेंट है वो किसी की साइड नहीं लेते, इसलिए कहा उसने कहा नोबेल प्राइज़ जो है मुकम्मल तौर पर मेरिट में मिलना चाहिए, किसी की हमायत करके नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ ये वजह थी इसको नोबेल प्राइज़ करने की। यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है ये पहले रेलवे की बिल्डिंग थी, इसको 100 साल ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसको जो आर्किटेक्ट जो इसका है वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। लेकिन ये बिल्डिंग जो है जो आपकी नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये 2005 में यहाँ पे बनी थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। जब भी नोबेल प्राइज़ वगैरह मिलता है यहाँ पे रॉयल फैमिली आती है, दुनिया पूरी आती है। जब मलाला भी आई थी, यहाँ राहत फ़तेह अली खान ने परफॉर्म वगैरह भी किया था। तो ये ओवरऑल ये कहने का मकसद है नोबेल प्राइज़ जो है उन लोगों को मिलता है जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया होता है। फिर डिफरेंट नोबेल प्राइज़ होते हैं जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी होती है। ये है तो इसमें थोड़ी सी और बात है, आप जाकर ये भी चेक करने की कोशिश करें कितने मुसलमानों को मिले हैं भाईजान और कितने यहूदियों को मिले हैं और कितने बाकी को मिले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम इस पीछे क्यों हैं। बातें करने में नंबर 1 है, हम आगे हमने जन्नत में जाना है, ये बुलशिट सुन लो। और ओवरऑल जाके कोई चीज़ दुनिया का इंसानियत को हम दे नहीं सके। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया में आपकी भी इज़्ज़त हो, तो आपको ये साइंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, AI के अंदर और ये फिलॉसफी में, कल्चर के अंदर, इन चीज़ों में आगे आना पड़ेगा। बातों से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। ये थोड़ा सा मैं और भी थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द का। आप वैसे बिल्डिंग हर साल देखते तो होंगे। अभी लास्ट टाइम मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रम्प को मिलेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब को नहीं दिया, नाराज़ हो गया इस बात के ऊपर नॉर्वे से। फिर मिलना चाहिए था, मैं पूरी हिमायत करता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प की कि उसको मिलना चाहिए था। तो हमारे जो अब मैं जिस बंदे की हिमायत करता हूँ जिसको मिलना चाहिए, जो चाहे आप लाइक करें ना लाइक करें, पाकिस्तान के जो हैं फील्ड मार्शल या हाफिज आसिम मुनीर साहब, उनको मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कम से कम रोकने की अपनी कोशिश तो पूरी की है। तो इसलिए आपसे मैं थोड़ा सा बता दूँ मैं थोड़ी हिस्ट्री वगैरह। तो ये है जी नोबेल प्राइज़, ये थोड़ी सारी हिस्ट्री है आपके सामने जो मैं लाने की कोशिश की। वैसे आप ऑनलाइन चेक करते हैं, आज बंद है, इसलिए बंद नहीं जा सकता। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश की, आगे मैं आपको ले चलता हूँ और भी तक दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। ये ओस्लो से, ये भी कैसल से एक और ये देख लीजिए कैसल। मैं नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो जो है उसकी बहुत अहम जगह से आपको एक मतलब फिर वेलकम करता हूँ। मैं आपने पीछे जो 3 बिल्डिंग्स देख रही हैं, एक जो है यहाँ का म्यूज़ियम है, उसके साथ ये ओपेरा हाउस है, उसके साथ लाइब्रेरी है। इसके बाद थोड़ी बताने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कौम के ये चीज़ें जो होती है कौम को कैसे डिफाइन करती होती हैं। मेरे पीछे ये ओपेरा हाउस है, ये यहाँ की बिल्डिंग है। ये तीनों बिल्डिंग जो है लास्ट 20 ईयर्स के अंदर बनी है, आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। ये ओपेरा हाउस का डिज़ाइन जो है नॉर्वेजियन आर्किटेक्ट है, उसने डिज़ाइन वगैरह किया था। ये ओपेरा हाउस आप देख सकते हैं, ये स्लॉब्स लगी हुई है ना सारी, ये मार्बल की स्लॉब्स हैं और यहाँ ये इटली से सारा मार्बल आया हुआ है। बनाने का मकसद इसको सिर्फ ये था कि आवाम यहाँ पे आए, एक हिल टाइप है जो ऊपर जाकर सारा नज़ारा वगैरह करें, सब कुछ देखें वगैरह, और आवाम को इंगेज करने के लिए। यहाँ पे ओपेरा वगैरह होता है, बैले वगैरह होता है। अगर जिसको पता है ओपेरा का, उनको पता ही होगा ओपेरा क्या चीज़ होती है, बैले क्या चीज़ होती है। ये म्यूज़िक वगैरह साथ ताल्लुक होता है, इसके लिए आपको खास किस्म का टेस्ट चाहिए होता है। देखिए मकसद ये था कि आवाम को इंगेज वगैरह करने का, ये सारा मकसद, ताकि और दुनिया को बताने का कि ये कौम जो है दे आर रेडी टू गो इनटू टू नेक्स्ट फेज, इस लिहाज से। दूसरा जो आप मंक म्यूज़ियम चेक कर रहे हैं, ये म्यूज़ियम जो है यहाँ पे, यहाँ का मशहूर यहाँ का जो पेंटर है उसकी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग, जो मंक उसका नाम था, सर नेम उसका ये है, फुल नेम ऐसा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो उसका आई थिंक अल्फ्रेड मंक है, आई कुड बी रॉन्ग। तो उसका पीछे जो है कहते हैं ये म्यूज़ियम सारा चेक करें, उसकी सबसे बड़ी कलेक्शन मौजूद है, ऑलमोस्ट 28,000 23 या 25,000 समथिंग लाइक दैट। उसकी सारी यहाँ पेंटिंग मौजूद है। ये सब मशहूर जो है ये म्यूज़ियम जो है, तो इसके अंदर सबसे मशहूर पेंटिंग जो है वो द स्क्रीम, जो स्क्रीन जो है ये चीखने वाली वीडियो, जो बड़ी वीडियो का जो पेंटिंग मशहूर है, वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग है। उसके डिफरेंट पेंटिंग था, लेकिन एक उसकी वैल्यू मुताबिक $120 मिलियन, इतनी बड़ी इसकी पेंटिंग है। वो मौजूदा यहाँ पे आके उसके बाद थोड़ी हिस्ट्री ये भी है कि 2 मरतबा चोरी हो चुकी है। एक मरतबा 1994 में चोरी हुई थी, वो जब ओपन वगैरह किया था सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो जो चोरों जिन्होंने चोरी की थी वो अपना नोट पे लिख के गए थे कि थैंक यू फॉर द पोर सिक्योरिटी। उन्होंने कहा जी कि बड़ी कमज़ोर आपकी सिक्योरिटी का शुक्रिया। तो उसके बाद दूसरी मरतबा चोरी है, लेकिन बाद में 2-3 महीने बाद पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसको रिकवर कर लिया था।
दूसरी मरतबा जब चोरी हुई थी वो 2004 में चोरी हुई थी और उसको बाद में जाके कहते हैं रिकवर कर लिया गया था, लेकिन अभी तक उसके बाद भाई चोरी नहीं हुई। तो यहाँ पे पेंटिंग का कहा आती है, इनका मकसद यहाँ के पेंटर्स ने सारी पेंटिंग जो है थी अपनी नॉर्वे के अवाम के लिए वक़्फ़ करती, जाकर लोग यहाँ पे आएँ आर्ट और कल्चर में, क्योंकि कोई भी आर्ट कल्चर ये चीज़ें होती हैं किसी कौम को डिफाइन करती हैं, बताते हैं कि आप भी मॉडर्न के साथ बाकी अपने पास्ट और फ्यूचर को साथ लेकर चल रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त इनका है और ये लोकेशन बड़ी कमाल की है। यहाँ हमें नॉर्वे में लेक्स बहुत ज़्यादा, दुनिया के वन ऑफ द सबसे ज़्यादा लेक्स यहाँ पे चाइना में बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके साथ है। और उसके साथ एक और बिल्डिंग का वो दिखाता हूँ, साथ बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, वो लाइब्रेरी यहाँ की नॉर्वे की नेशनल लाइब्रेरी है। ये दुनिया के सबसे आप कह सकते हैं वन ऑफ द मॉडर्न लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स मौजूद हैं। यहाँ का बड़ा बिजनेसमैन था तो उसने यहाँ की अपनी सारी बुक्स वगैरह यहाँ के लिए वक्फ कर दी थी, उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स की कलेक्शन मौजूद है। वहाँ के यहाँ के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ बुक्स वगैरह को कहते हैं एंजॉय वगैरह कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई भी जो कौम जो होती है ना, उसके लिए चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। यहाँ का ओपरा म्यूज़िक वगैरह होना, यहाँ के म्यूज़ियम वगैरह होना, उसके बाद ओपरा हाउस और लाइब्रेरी, ये तीनों चीज़ें क्या मकसद, क्या यहाँ बाकी चीज़ें नहीं होती? क्या यहाँ पे कहते हैं बाइबल वगैरह नहीं मिलती, बाकी मज़ीद किताबें नहीं मिल रही होती, क्या बाकी यहाँ मामला नहीं होते, क्या यहाँ जराइम नहीं होते? सब कुछ यहाँ पे होता है। हर कौम में हर चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कौम को बाकी कौम से ऊपर कर देती हैं, उनको डिफ़ाइन करती होती हैं। वो क्या चीज़ें होती है? वो साइंस, टेक्नोलॉजी होती है, इनोवेशन होती है, रिसर्च, एजुकेशन, AI जो अब हर तरफ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फ़िलासफ़ी, कल्चर और ये आर्ट जो होता है, ये बुक्स जो होती हैं, ये कौम को और ऊपर ले जाती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इसलिए यहाँ पे सब कुछ 20 ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की है। इसलिए हमारे में क्या हो रहा है, जो मैं अक्सर पहले बात करने की कोशिश की है कि अल्जीरिया में मस्जिद बनाई, उन्होंने $800 मिलियन लगाया उसके ऊपर, और बनाई भी कि चाइनीज़ से, मजदूर भी अपने साथ लेके आए हुए थे। मुसलमानों ने मजदूर पर इतफाक़ भी नहीं किया और हम हाफ़त पता कर जा रहे हैं और मुल्क का हाल चेक कर सकते हैं। आप अदालतों से लेकर मीडिया से लेकर हर तरफ जो मामला तो हो रहे हैं, फिर बात उधर चली जाएगी। मकसद वो नहीं था, मकसद मैं ये बताने का था कि ये है चीज़ें होती है किसी कौम को डिफाइन करती है। अपने मुल्क में देखने कि हम वहाँ पे किताबें चला रहे हैं, हम कहते हैं हमें सिर्फ कुरान चाहिए, बिल्कुल कुरान की अपनी अहमियत है, लेकिन भाई बाकी बुक्स भी तो पढ़नी कि नहीं पढ़नी, बाकी के भी आप पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे ना, अदरवाइज पे इन मामलों में रहेंगे। फिर वो हमने जो मज़हब के ऊपर अमल करके जो मुल्क का हाल कर दिया हुआ है, या तो ना मज़हब के मैं आप पे कुरान में अमल करके हदीस अमल करके हमने दुनिया में एक बेहतरीन नमूना पेश कर दिया था, मुझे मसला ही कोई नहीं था, ज़बरदस्त बात थी। लेकिन आप देखें मस्जिद में जो हो रहा है, मदरसों में जो हो रहा है, बाकी गली मोहल्लों में जो हो रहा है, 2 नंबर चीज़ें बिक रही हैं। एक लॉन्ग लिस्ट है, मैं यहाँ खड़ा होकर ना यहाँ 5 घंटे आपके सामने करूँ, तकरीर करना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आप ये चीज़ें जान सकें, फिर अगर आगे बढ़ना हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, रिसर्च, एजुकेशन, AI, आर्ट, कल्चर, ये चीज़ें देनी पड़ेंगी और ये लोकेशन सारी चेक कर सकते हैं। मकसद ये था आपके सामने सारी हकीकत लेकर आ सकूँ ताकि आप ये सीख सकें। हमारी आने वाली नस्लों जो टाइम ज़ाया किए वो जहालत में आए थे, आप भी मामलात में हैं, आप भी चाहते हैं आपकी आने वाली नस्ल में ऐसे रहें। ये फैसला आपने करना, मैंने नहीं करना। आज मैं हूँ, कल नहीं होऊंगा। मकसद मेरा आपके सामने से हकीकत लेकर आना होता है, आगे आपकी मर्जी में बात को माने ना माने। लाइब्रेरी के अंदर देखें, ये लाइब्रेरी के अंदर उर्दू, ये कैफ़े है लाइब्रेरी, ये ओपरा हाउस में खड़ा, ये ओपरा हाउस के ऊपर ये सारा इधर ये ओस्लो का सेंट्रल स्टेशन। मैं दुनिया के सबसे बड़े स्कल्पचर यानी मुजस्समों के पार्क से आपको वेलकम कहता हूँ। आप मेरी जो लेफ्ट वाली साइड पे भी देख रहे होंगे सारे स्कल्पचर्स वगैरह जो हैं मुजस्समे आप कह सकते हैं अपनी ज़बान के अंदर, और राइट वाली साइड पे भी ये स्कल्पचर्स वगैरह जो मुजस्समे वगैरह देख रहे होंगे। इसकी बड़ी यूनिक हिस्ट्री है, आज अगर बताने की मैं कोशिश करूँगा। ये जो पार्क जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर यानी मुजस्समों का पार्क है। ये नॉर्वे के शहर जो कैपिटल में आया हुआ मैं ओस्लो, वहाँ के अंदर वाक़। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ज़रूर आएँ। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? यहाँ का नॉर्वे का बड़ा मशहूर आर्टिस्ट था, उसका नाम गुस्तावो वीगेलैंड था, जिसके नाम पर ये पार्क है, वीगेलैंड पार्क। उसने जाकर उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन उसके बाद डेनमार्क में जाकर उसने स्टडी वगैरह की, स्कल्पचर्स के अंदर बनाना शुरू किए। ये पिछली सेंचुरी की बात है, 1943 में के अंदर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उस पर वफात हुई, लेकिन उससे पहले उसको ये स्कल्पचर वगैरह सारे बनाए। नॉर्वे की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने उसको कहा कि तुम एक देते हैं, कहते हैं म्यूजियम, एक आर्ट हाउस देते हैं, आप कह सकते हैं म्यूजियम, वहाँ पर तुम स्कल्पचर स्टूडियो वगैरह आप कह सकते हैं, जहाँ तो अपने आर्ट वगैरह बनाओ सब कुछ, ताकि लोगों को रिप्रेजेंट किया जा सके। लेकिन वो आइडिया एक्सपैंड हुआ, वो एक्सपैंड होकर पूरे पार्क के अंदर आ गया। तो इसलिए आते यहाँ की बड़ी अहमियत है। अब इसकी उन्होंने कहा कि ये हम आवाम को डेडिकेट करना चाहते हैं। उसके पीछे मकसद का, अब ये सारे स्कल्पचर बनाने का मकसद कि ये ऐसा नहीं स्कल्पचर यहाँ बना दिए हुए हैं, जैसे बना दिए बस इतनी बात होगी, नहीं। ये जितने भी स्कल्पचर हैं इनकी तादाद तकरीबन 200 या 200 है। वो पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बर्थ से लेकर आपको डेथ तक, यानी मन पैदा होने से लेकर मरने तक दरमियान में ये इंसान डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, ये सारे उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका जब बच्चा जब पैदा होता है उसमें लाइफ होती है, डेथ होती है, उसमें खुशी होती है, गमी होती है, रिलेशनशिप होते हैं, आपके ताल्लुकात होते हैं, फिर कई चीज़ों का फेस से इंसान की ज़िंदगी गुजरती है। कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पैदा होता है वो एक फेज़ से गुजरता है। वो सारे फेज़ जो कि ऊपर से लेकर यानी नीचे से लेकर जब बच्चा पैदा होता है, जिसमें आप दिखाया भी मैंने आपको, बच्चे को उठाया हुआ है, पीछे जहाँ दिखाया भी था मैंने आपको, एक बार फिर देख लें आप, बच्चे को उठाया हुआ ना, तो वो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ एक और भी आप स्ट्रक्चर पीछे देख रहे होंगे मेरे, जो एक बंदा खड़ा है एक औरत के साथ, वो सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने लाइफ को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, एक ओपन एयर थिएटर आप कह सकते हैं आर्ट का। तो
तो ये चीज़ें होती हैं, उसने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की ताकि आप उससे कुछ चीज़ें लर्न कर सकें। आगे भी जाके मैं आगे जाता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आगे जो पीछे आपको जो नज़र आ रही होगा कहते जो फाउंटेन है, जो आप कह सकते हैं, वो भी आगे जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये भी चीज़ है, जैसे मैं अक्सर बात पहले भी कहने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई भी कौम जो होती है वो डिफरेंट चीज़ें, हर जिससे इंसान की बॉडी होती है, इंसान की डिफरेंट ज़रूरियात होती हैं, इंसान की अपनी ज़िंदगी डिफरेंट ज़रूरियात होती हैं। इस तरह आर्ट, कल्चर, फ़िलासफ़ी, ये चीज़ें जो होती है भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इंसान का ज़हन एक्सपैंड होता है, वो लर्न करते, इसलिए दुनिया के मशहूर फ़िलासफ़र गुजरे हैं वो ऐसे ही आए हैं। ये कौमों ने ऐसे प्रोड्यूस किया, कौम उनको इज़्ज़त देती है, रिप्रेजेंट करती है। ये भी बड़ी आप कह सकते हैं ये कहते हैं जो ईसाई किस्म के ये मुल्क आता है, बहुत कहते हैं फंडामेंटल किस्म से। यहाँ के वाइकिंग में क्रिश्चियनिटी यहाँ का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ के, अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग अब मतलब से काफ़ी दूर हो चुके हुए हैं। और लेकिन उसके लिहाज साथ साथ यहाँ बाकी चीज़ें भी होती हैं, जराइम भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन आर्ट और कल्चर को अहमियत दी जाती है। कौमें ऐसे आगे बढ़ती हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, ये चीज़ें अपने साथ बढ़ती है। अगर ये चीज़ें नहीं दे आवाम को देंगे तो वही होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है। आप देख सकते हैं मज़हब के नाम पर हम मामले जो कर रहे हैं और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे, उसमें हमारा जो माशरा बना दिया, इस तरह का माशरा उनको एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, ना सही आर्ट पढ़ा रहे हैं, ना कल्चर, ना हिस्ट्री, ना रिलीजन, कोई चीज़ सही नहीं पढ़ा रहे। तो ये मेरा कहने का मकसद ये था, आगे आपको ले चलता हूँ मैं। मौसम या वैसे मैं यहाँ पे आया था, वैसे समर है, लेकिन मैं आया हूँ मैं तो साथ ही यहाँ बारिश शुरू हो गई है। आप क्या कर सकते हैं, आगे लेके चलते हैं, तो आपको आगे भी जाकर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये मैं बात कर रहा था, ये देख लें, ये फाउंटेन के पास आ गए, आप देख सकते हैं व्यू इसका। इसके भी इतनी सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हैं वो बने हुए हैं। ये साथ पार्क है, जैसे पहले बताया था आपको मैंने, सारा साइड पे जी कम्युनिमेंट पे। ये देख रही है माँ अपने बच्चों से खेल रही है, मैंने पहले बताया लाइक कर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाप खेल रहा है अपने बच्चों के साथ। यहाँ भी देख सकते हैं ये माँ ने बच्चों को अपनी बाहों में लिया हुआ है, देख लें सारे। ये देख लें, देख लें आप, ये भी देख लें इसके अंदर। ये भी देखें, ये औरत जो है बूढ़ी औरत है, जब इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में पहुंचता है, मैं बताया था लाइफ को एक्सटेंड कर रहा है। पीछे बूढ़ी औरत है, वो बूढ़ा आदमी है पीछे, वो भी बूढ़ी औरत ही है, बल्कि साथ देख लें। ये बंदा सोचने पड़ा हुआ है, बेगम तंग किया होने लगता, वो हर चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो पीछे भी देख सकते हैं आप, इसे काफ़ी बड़ा पार्क है, ये आप देख लें सारा अपने आपके साइड पे। ये देख लें, ये लाइफ को मैं पहले बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आएँ तो आप देखेंगे आपको कितना बड़ा आर्ट वर्क है ये वाला, ये आप नज़र आ रहा होगा पीछे, तो देखें। ये मेरी कोशिश है कि आपको तकरीबन जितना दिखा सकूँ मैं दिखाऊं। ये भी देख लें, ये भी आप देख रहे होंगे। ये औरतें वगैरह खुश हैं। ये ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप देख रहे होंगे ये वो पीछे जो फाउंटेन है, और आगे जहाँ वहाँ पे खड़ा वीडियो पहले बना ही रहा था मैं। ये गिर्द गिर्द का पार्क है, और ये साथ ये मॉन्यूमेंट जो मैंने पहले कहा था, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं कोशिश की आपको बताने की कोशिश करूँ, दिखाऊँ मैं आपको लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, दुनिया किस तरह लाइफ गुजारती थी, आप ताकि आप इससे कुछ लर्न कर सकें। मेरी कोशिश होती है हमेशा आपको आपके सामने सच आती बात लेकर आने की, ताकि आप उससे कुछ लर्न कर सकें। जब नॉर्वे यहाँ पे ज़रूर आएँ, इससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।